औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। वो चीज़ जो दिखाई देती है प्रकट रूप में है। यदि वो राज्य का अध्ययन कर रही है तो राज्य के इतिहास का, राज्य के वर्तमान का, राज्य के भविष्य का। यदि सरकार का अध्ययन कर रही है तो सरकार के विभिन्न अंगों का, अंगों में यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ब्यूरोक्रेसी, इन सभी की संरचनाओं का, इनके अधिकारों का, इस तरह का अध्ययन करती है जो चीज़ दिखाई देती है, जिसको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखा जाता है। जबकि दूसरी ओर आधुनिक राजनीति शास्त्र ने यह पाया कि जो प्रकट संस्थाएं हैं, प्रकट प्रक्रियाएं हैं, इनका अध्ययन करके हम राजनीति शास्त्र के वास्तविक चरित्र का, वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगा पाते। और इसीलिए जो है, जो सोचा जाता है, जो समझा जाता है, जिसकी भविष्यवाणी की जाती है, वो सब गलत है। या यूँ कहें कि जो सैद्धांतिक राजनीति शास्त्र है, जो व्यवहारिक राजनीति शास्त्र है, दोनों के बीच जो है गहरा भेद है। इसलिए वो मानते हैं कि उन तथ्यों का अध्ययन किया जाए, या उन फैक्टर्स का, उन तत्वों का अध्ययन किया जाए जो प्रकट नहीं है लेकिन निर्णायक रूप से प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रकट रूप से हम ये मान करके चलते हैं कि प्रजातंत्र में जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है, वो अपने मत का प्रयोग, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए बेहतर शासक या बेहतर विधायक या बेहतर सांसद का चुनाव करने के लिए करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो वोट देने जा रहा है मुख्य रूप से भारत में, तो वो बहुत सारे तत्वों से प्रभावित है जिसको प्रकट नहीं करता, जैसे धर्म, उसकी जाति, उसका गोत्र, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं और ये निर्णायक हैं, परंतु ये दिखाई नहीं देते। तो जहाँ एक और परंपरागत राजनीति शास्त्र औपचारिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है, वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्र अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन कहा जाता है। तीसरा अंतर मिलता है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र का क्षेत्र सीमित है, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले भी कि परंपरागत राजनीति शास्त्र अपने आप को सीमित रखता है, और जितने भी राजनीतिक शास्त्री हुए, बड़े बड़े विद्वान, एरिस्टोटल, प्लेटो, होब्स, सभी ने राज्य या सरकार, उसके चरित्र, उसकी प्रकृति, उसकी उत्पत्ति, उसके इतिहास, इसी का जो है अध्ययन किया और इसी को स्थापित करने की कोशिश की, इसी को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की। अध्ययन क्षेत्र बहुत सीमित है, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। हमने देखा कि किस प्रकार से राज्य और सरकार से वह अपने दृष्टि को हटा करके समाज के हर एक व्यक्ति पर अपना दृष्टि को केंद्रित करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति समाज का किसी न किसी समय राजनीतिक इकाई के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है, राजनीतिक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करता है, और जिस समय वो ऐसा व्यवहार कर रहा है उस समय वो राजनीति शास्त्र का विषय वस्तु। केवल वही नहीं, राजनीति शास्त्र हर जगह व्याप्त है, जो है अपने परिवार से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक राजनीति शास्त्र व्याप्त है, क्योंकि हर जगह शक्ति का संघर्ष है। हर जगह व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति है कि वो दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, दूसरे के व्यवहार को अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तित करना चाहता है। तो इस तरह से राजनीति शास्त्र को व्यापकता प्रदान करती है हर जगह। जैसे जब ईस्टन ने कहा कि राजनीति शास्त्र व्यवस्था, राजनीति शास्त्र व्यवस्था का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, तो राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको पूरे समाज में फैला दिया। क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं कहाँ से आगत प्राप्त करती है? समाज के हर एक कोने से, समाज के हर एक वर्ग से। और जो नीतियाँ बनाती हैं, जो नीतियाँ सामने आती हैं, वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक व्यक्ति का फीडबैक होता है। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक फैला दिया।
और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को व्यापक कर दिया। अगली चीज जो दिखाई देती है कि क्षेत्र को एक और व्यापक किया, लेकिन जहां परंपरागत राजनीति शास्त्र छोटे से विषय वस्तु पर जो है एक वृहद दृष्टि से अध्ययन करता था, वहीं पर आधुनिक राजनीति शास्त्र सूक्ष्म विषय पर गहनता से अध्ययन करने पर बल देता है, इंटेंसिव स्टडी की बात करता है। जहाँ परंपरागत राजनीति शास्त्र एक्सटेंसिव स्टडी की बात करता है, वही परंपरागत राजनीति शास्त्र जो है वो इंटेंसिव स्टडी की बात करता है। एक अन्य अंतराव मिलता है उपागम में, व्यापक परिवर्तन किया। आधुनिक परंपरागत राजनीति शास्त्र में जो उपागम विकसित किए अध्ययन के, विषय वस्तु के अध्ययन के लिए, वो बहुत ही पिछड़े हुए थे, अवैज्ञानिक थे। जैसे ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, आदर्शात्मक अध्ययन पद्धति, विद्यात्मक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन, ये सारी पद्धतियों के द्वारा अध्ययन किए गए। ये सारी पद्धति अनसोफिस्टिकेटेड थी, पिछड़ी हुई थी, अवैज्ञानिक थी। इसलिए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने इस पर बड़ा काम किया और जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया, उन्होंने न केवल अध्ययन के उपागम बदले, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है, व्यक्ति की मनोदशा उसके व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सारे तत्वों को मिला करके मनुष्य को एक व्यापक संदर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है। केवल यही नहीं, अप्रोच ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने अध्ययन की संपूर्ण पद्धति बदल डाली। अध्ययन के लिए उन्होंने सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से क्षेत्र को निर्धारित किया। क्षेत्र में रहने वाले जो टारगेट ग्रुप है, उनके संदर्भ में आंकड़े एकत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत तरह के वैज्ञानिक तकनीक विकसित की, जिसमें ऑब्जर्वेशन है, जिसमें साक्षात्कार है, जिसमें प्रश्नोत्तरी है। इस तरह के तरीकों से उन्होंने अपने टारगेट ग्रुप से आंकड़े एकत्रित करने शुरू किए। उसके बाद आंकड़ों को वैज्ञानिक रूप से, सांख्यिकी पद्धति से या मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय पद्धति से सारणीबद्ध करने का काम किया। इस प्रकार से सारणीबद्ध किया कि आंकड़े स्वयं ही बोल सकें, कुछ परिणाम दे सकें। तो इस तरह से एनालिटिकल पद्धति का इस्तेमाल किया। इस तरह से अब देखेंगे तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने उपागम के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, अध्ययन की पद्धति को पूरी तरह से बदल डाला। ये सभी चीजें जो है उन्होंने जो है दूसरे शास्त्रों से ग्रहण की। एक और चीज जो दिखाई देती है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र जहां व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल दे रहा था, इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है विषय वस्तु का चुनाव करता है, व्यक्ति अपने मूल्यों से विषय को प्रभावित करता है, न केवल विषय के अध्ययन को प्रभावित करता है परंतु निष्कर्ष को भी प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों ने वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति को जो है प्रोत्साहित किया। उन्होंने माना कि विज्ञान में अध्ययनकर्ता अपने व्यक्तिगत मूल्यों, व्यक्तिगत मान्यताओं को अध्ययन के विषय वस्तु पर थोप नहीं सकता। यदि ऐसा करता है तो उसमें जो निष्कर्ष होंगे वो वैज्ञानिक नहीं होंगे, निश्चित रूप से वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं होंगे। इसलिए यदि वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना है तो जो विषय वस्तु है उसको विषय वस्तु के दृष्टिकोण से यह अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इसलिए आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा जो अध्ययन किए गए वो ज़्यादा सटीक परिणाम वाले थे। एक और जो भिन्नता दिखाई देती है कि जहाँ परंपरागत राजनीतिक शास्त्रियों ने डिडक्टिव मेथोडोलॉजी, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, वहीं निगमनात्मक पद्धति अवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, जिसमें सामान्य नियम पहले प्रतिपादित कर लिए जाते हैं और उन सामान्य नियमों की पुष्टि हेतु फिर आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सिलेक्टिव आंकड़े, चुनिंदा आंकड़े जो पहले से निर्धारित
या स्थापित मान्यताओं की पुष्टि करते हो। तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं। वैज्ञानिक तरीका यह है कि जिसे हम आगमनात्मक इंडक्टिव मेथोडोलॉजी कहते हैं, जिसमें पहले छोटे छोटे स्तर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट के परिणाम को नोट किया जाता है और उसके बाद हम व्यापक रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि चूंकि इतने सारे प्रयोगों का यही परिणाम है, इसलिए अब हम ये जो है सेफली जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि ये परिणाम सटीक होंगे। तो जो इंडक्टिव मेथोडोलॉजी है, आगमनात्मक पद्धति है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ऑफ ड्राइविंग कंक्लूजन। जो निष्कर्ष निकालने का जो मेथोडोलॉजी है वो वैज्ञानिक है और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने यही इस्तेमाल किया। एक और जो है भिन्नता देखने को मिलेगी कि राजनीति शास्त्र के उद्देश्य क्या थे। परंपरागत राजनीति शास्त्र का हमेशा से ये उद्देश्य था कि वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिक विषय हैं उनका अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जाए कि इनकी समस्याओं के पीछे छिपे हुए कारण हैं, उनका अन्वेषण किया जाए, उन कारणों को समाप्त करके, उन कारणों को निकाल करके एक बेहतर व्यवस्था, एक मानक व्यवस्था, एक आदर्श व्यवस्था। दूसरे शब्दों में कहें तो परंपरागत राजनीति शास्त्र की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें और फिर उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित करें कि वे अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाएं। यदि वे अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं तो वह उस आदर्श व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और वो आदर्श व्यवस्था उनके लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह से परंपरागत राजनीति शास्त्र का मूल ध्येय जो है राजनीति शास्त्र को एक आदर्श शास्त्र, एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र के रूप में प्रस्तुत करने का रहा है, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्री जो है मुख्य रूप से जो एलिमेंट्स हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसके वास्तविक व्यवहार के पीछे छिपे हुए कारणों का अन्वेषण करना चाहता है, ताकि वह इस बात का पता लगा सके कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा नियंत्रित है और उस फैक्टर्स की पहचान करके वो मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित दिशा में मोड़ सकता है, एक निर्धारित तरीके से उसका संचालित कर सकता है। और यदि ऐसा संभव हो गया तो एक आदर्श समाज, एक बेहतर व्यवस्था, सुखमय व्यवस्था बनाए जाने की संभावना के संदर्भ में भविष्यवाणी की जा सकती है। कुल मिलाकर के आधुनिक राजनीति शास्त्र का ध्येय था कि मनुष्य के व्यवहार के पीछे छिपे हुए कारण, जिस प्रकार से पदार्थ के व्यवहार के पीछे छिपे हुए कारणों का अन्वेषण विज्ञान करता है, उसी तरह से आधुनिक राजनीतिक शास्त्री मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के पीछे छिपे हुए कारणों का पता लगा सकता है, ताकि उन कारणों को मॉडिफाई करके, कारणों को नियंत्रित करके जो है अपेक्षित परिणाम जो है वो पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि परंपरागत राजनीति शास्त्र, आधुनिक राजनीति शास्त्र में व्यापक अंतर है और इसको इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं। आज इतना ही, बाकी